ठीक है। हाँ, सो इन दिस केस, अच्छा ये बताओ, जब हम लोग किसी भी लॉ की बनाने की बात करते हैं, आई होप आप लोग सब अवेयर हो गए कि इंडिया में जब हम लोग लॉ बनाने की बात करते हैं, सो वी हैव अ स्पेसिफिक अ कॉमन आर्टिकल, एंड वो बड़ा कॉमन आर्टिकल है, वो सबको पता होना चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ एक्ट में उसका रेफरेंस आता है बेटा। एक है आर्टिकल नंबर 246 एंड एक आर्टिकल नंबर आपका 248, यस और नो? यस सर। ये आपने आई होप जीएसटी में भी पढ़ा होगा। यस सर। एग्जैक्टली। 246 जो है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल, ये किस चीज की बात करता है? ये किसके रिगार्डिंग है? इट्स ऑल अबाउट द पावर लिस्ट। यस टू सर। फ्रेम नंबर ऑफ लॉज। तो अब इसके लिए आई थिंक वी हैव 3 डिफरेंट लिस्ट, यस और नो? यस सर। Yes, sir. इट्स यूनियन, Seven. स्टेट एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स हैं बेटा, ऑल्दो यहाँ पे भी मैं बात करूं, अभी स्टेट में कोई एंट्री से मतलब नहीं है हमारे लिए, आज यूनियन लिस्ट से मतलब है बेटा। तो जो यूनियन लिस्ट है इसमें टोटल जो एंट्री नंबर है बेटा, ये टोटल 97 है, जिसमें से 96 तो कंप्लीट है, बट 97 जो है वो क्या रखा गया? ब्लैंक रखा गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो 96 जो यहाँ पे एंट्रीज है, एंट्रीज का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मैटर्स को अलग अलग नंबर डाल के यहाँ पे रखा गया। इट्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर में क्या होता है, अलग अलग मैटर्स है जिसपे क्या किया गया, लॉस बनाए गए, और आगे फ्यूचर में भी क्या होते जाएंगे बेटा, लॉस बनाए जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब 248 बेसिकली जब भी कोई भी मैटर हो बेटा, और यदि वो किस नेचर का है, न्यू मैटर, और न्यू उसको बोलते हैं जो ऑलरेडी इसमें से किसी भी लिस्ट में नहीं है, खासकर वो स्टेट और कॉन्करेंट में तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि यूनियन में हो गया तो फिर तो सेंट्रल की बात करेंगे। तो स्टेट और कॉन्करेंट में यदि नहीं है तो आज से वो पर्टिकुलर मैटर हम लोग क्या नाम देने वाले? न्यू। अब इस पे जो लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर होगी बेटा, ये हमेशा किसके पास है? Parliament. तो इट्स ऑलवेज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे जो लॉ बनाते हैं बेटा, इट्स ऑलवेज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो आज जो हम लोग फेमा पढ़ने वाले बेटा, तो फेमा के लिए अगेन हम लोगों को यूनियन लिस्ट में कुछ एंट्रीज हैं बेटा, उस एंट्रीज की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली जो फेमा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से यूनियन लिस्ट में रखा गया है, एंड कैसे वो अलग अलग लिस्ट में नंबर में कवर किया गया बेटा। तो अब वन बाय वन वो जितने भी लिस्ट में नॉर्म्स आने वाले हैं, सो विल डिस्कस फर्स्ट, एंड ये सारा टॉपिक आपको बुक में मिल जाएगा बेटा। तो पहले ये बेसिक बैकग्राउंड समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, सो यू कैन सी आर्टिकल नंबर कौन सा आ गया बेटा यहाँ पे, 246. एंड इन दिस केस आई एम टॉक अबाउट द 246. सेंट्रल लेवल, एंड सेंट्रल में हमेशा जो लॉ बनाने की पावर है बेटा, इट्स ऑलवेज पार्लियामेंट। एंड इसको जो नाम देते हैं पावर को, उसको इंक्लूसिव पावर नहीं बोला जाता बेटा, इसको नाम क्या देंगे हम लोग? एक्सक्लूसिव। Exclusive. और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि जो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही अवेल कर सकता है पावर, उसके अलावा किसी और के पास यहाँ पे इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं होगा। तो अब वो जो एक्सक्लूसिव पावर है वो किसके रिगार्डिंग है? नंबर ऑफ मैटर्स, एंड ऑल सच मैटर इनोमरेटेड मतलब स्पेसिफाइड इन विच लिस्ट, Union list. और ये जितनी भी लिस्ट है बेटा ये शेड्यूल में रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड यू कैन सी द शेड्यूल नंबर 7th। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, तो sir. कॉन्स्टिट्यूशनल जो बैकग्राउंड है बेटा फेमा के रिगार्डिंग, वो एक्चुअली आर्टिकल 246 के रिगार्डिंग रखा गया। बट अब ये आता है कि सर यूनियन लिस्ट में ऐसे कौन कौन से एंट्री नंबर हैं जिसके थ्रू फेमा कवर होता है। तो अब आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज, जो बेसिकली अलग अलग नॉर्म्स आपको यहाँ पे नजर आएगा, जो कहीं ना कहीं जिसके लिए पूरा फेमा के एस्पेक्ट की बात करते हैं। नंबर 1 एंट्री नंबर कौन सा है बेटा यहाँ पे? 16। और ये जितने भी एंट्रीज हैं बेटा, इट्स ऑल अबाउट द यूनियन लिस्ट, ये ध्यान रखना, सिंपल। तो ये स्टेट का नहीं होगा, सबके सब किसके रिगार्डिंग हो सकते हैं बेटा? इट्स ऑल अबाउट द यूनियन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। तो Yes, सबसे sir. फर्स्ट एंट्री नंबर 16 की यदि बात करें बेटा, तो यू कैन सी 16, और 16 में हम लोग यहाँ पे जो प्रोविजंस की बात करते हैं, तो टॉपिक जो 16 में कवर है बेटा, वो कौन सा टॉपिक है? इट्स फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। तो एंट्री नंबर 16 talks about the foreign jurisdiction. Are you getting my point?
Yes, sir. अच्छा, what about the foreign jurisdiction? Anyone can tell me the interpretation? What about the foreign jurisdiction? Am I audible for all of you or not? Yes, Yes, sir. sir. So anyone can tell me the foreign jurisdiction? Sir, foreign related legal proceedings. Whether we can say Yes, sir. that the Rules and area, regulations are foreign related. the area where the Indian laws and rules and regulation will not be applicable. Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. भाई सिंपल है, इंडियन टेरिटरी है, इंडियन जुरिस्डिक्शन है, तो फॉरेन जुरिस्डिक्शन वहां पे होगा जो बेसिकली हम इंडियन के पार्ट में नहीं बोलेंगे, कि जो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा। एंड इवन इंडिया में भी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं बेटा जो फॉरेन जुरिस्डिक्शन माने जाते हैं। एंड आई होप आप लोगों ने इसके रिगार्डिंग नेशनल इनकम जो आपने पढ़ा होगा 12th में, तो मे भी वहां पे भी डिस्कस किया होगा आप लोगों ने। यस और नो? Yes, sir. एंड आई थिंक देखो जितनी भी एम्बेसीज हैं, इट्स अगेन ए पार्ट ऑफ द, यू कैन से द फॉरेन जुरिस्डिक्शन, फॉरेन एरिया और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. एग्जैक्टली। नेक्स्ट, तो एंट्री नंबर 16 किसके रिगार्डिंग हो गया बेटा? इट डील्स विद द फॉरेन जुरिस्डिक्शन। देन वी हैव एंट्री नंबर 36। तो 36 में क्या क्या मैटर है जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम लोग बात करेंगे? करेंसी, कॉइन, एंड देन सर्टेन लीगल टेंडर ओवर देयर, एंड अगेन द फॉरेन एक्सचेंज। ये सब आगे टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंट्री नंबर 36 जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया बेटा, तो वो किससे डील करता है? करेंसी से डील करता है, कॉइन से डील करता है, लीगल टेंडर से डील करता है। डू यू हैव एनी आइडिया लीगल टेंडर? सर वो करेंसी जो अभी यूज में है। लीगल टेंडर का मतलब है समथिंग विच इज वैलिड एंड एट प्रेजेंट करंट यूज में उसको अलाउ किया गया है। यस और नो? यस, यस सर। तो जैसे आप ये बताओ, जो 1000 रुपीज के ओल्ड नोट थे बेटा, वो आज के टाइम में लीगल टेंडर है? नो सर। नहीं, उसका लीगल टेंडर जो था वो खत्म कर दिया गया। इसका मतलब आज के टाइम में उसका कोई सर्कुलेशन नहीं, कोई यूसेज नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस Yes, सर। तो sir. लीगल टेंडर सिर्फ जो इंडियन करेंसी है उसके लिए पढ़ा जाएगा बेटा, इवन फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग भी पढ़ा जाएगा बेटा। फॉरेन के लिए भी। एग्जैक्टली, currency बोथ विल बी related. देयर। तो जैसे हम लोग डोमेस्टिक की बात करते हैं, द सेम वे हम लोग फॉरेन की बात करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट? बाकी रिमेनिंग को समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 37। अब 37 में किसके रिगार्डिंग है बेटा? इट्स ऑल अबाउट द फॉरेन लोन्स। तो यहाँ पे जो फॉरेन लोन है बेटा, उसके रिगार्डिंग नॉर्म्स की बात करेंगे। तो इसका मतलब है इस मैटर पे लॉ बनाने की पावर सेंट्रल लेवल पे, इन सभी मैटर पे लॉ बनाने की पावर सेंट्रल के पास होगा। फॉरेन लोन्स के रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होना चाहिए? अगेन सेंट्रल लेवल ओवर देयर। देन वी हैव एंट्री नंबर 41 एंड इट्स ऑल अबाउट दी व्हाट? ट्रेड कॉमर्स विद फॉरेन कंट्रीज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ओवर देयर। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो उसके रिगार्डिंग भी बात करें। एंड आई होप आप लोगों ने कस्टम भी पढ़ा होगा। यस सर पढ़ा है। एंड डू हैव एनी आइडिया कस्टम फ्रंटियर भी होता है वहां पे? क्या सर? यहाँ पे एक लिखा है ना, कस्टम फ्रंटियर। याद नहीं है सर। पढ़ा। बेसिकली एक स्पेसिफिक एरिया की बात करते हैं बेटा, एंड विच इज गोइंग टू बी रेगुलेटेड बाय द कस्टम अथॉरिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस तो सर। ये इसके रिगार्डिंग है, एंड ये डिटेल एस्पेक्ट आप कस्टम एक्ट में पढ़ते हैं कि आपका पर्टिकुलर कस्टम फ्रंटियर होगा क्या। तो इसके रिगार्डिंग भी जो डेफिनेशन आता है बेटा, वो डेफिनेशन भी कहां से कवर होगा? अगेन 41। देन ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, अगेन 41। देन हम लोग बात यदि करें स्पेसिफिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो भी किस में आएगा, कवर होगा बेटा? 41 में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो बेसिकली एंट्री नंबर 16, 36, 37, 41, इन सब को मर्ज कर दिया जाए बेटा, ये पूरा का पूरा जो एलिमेंट है, ये किस एक्ट में कवर होने वाला है? फॉरेन एक्सचेंज FEMA. मैनेजमेंट FEMA में। एक्ट। इट्स फेमा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज जो वेरियस अलग अलग एंट्रीज में है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं सर स्पेसिफिकली यदि बात किया जाए, फेमा के लिए कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं है, फेमा के लिए नंबर ऑफ एंट्रीज है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं तो जनरली होता क्या है कि हम जब कोई भी लॉ बनाते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक एंट्री की बात करते हैं, बट यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं है बेटा। वी हैव अ नंबर ऑफ एंट्रीज जिसमें अलग अलग मैटर को स्पेसिफाई किया गया है, एंड वो सब के सब जितने भी मैटर हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर लॉ की बात करते हैं, एंड इट्स अ नेम ऑफ द एक्ट इज व्हाट? इट्स अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
Yes, sir. हाँ, am I audible for all of you? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं बेटा। अब अभी ये स्टार्टिंग वाला पार्ट हम लोग नहीं पढ़ने वाले, ये सबसे एंड में यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम लोग पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे बेटा फेमा के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले जो इंडिया में फेमा का एस्पेक्ट, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, हम लोग उसको फेमा नहीं बोलेंगे अभी हम लोग बात करेंगे इट्स ऑल अबाउट दी व्हाट, इट्स अ फॉरेन एक्सचेंज, इट्स अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो सबसे पहले जो एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज इज नथिंग, एक्सचेंज मीन्स व्हाट? टू गिव समथिंग एंड टू कलेक्ट समथिंग, यस और नो? Yes, sir. इट्स ऑल अबाउट द एक्सचेंज। बट ये जो एक्सचेंज टर्म है ये किसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं? Foreign exchange. So that's why it's a term, the term will become what? It's a foreign exchange. तो अब यहाँ पे Yes, जो sir. पूरा स्पेसिफिकली बेटा इनिशियली फर्स्ट टाइम इंडिया में इस एक्सचेंज कंट्रोल को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक लॉ बनाया गया, बट वो टेम्परेरी बेसिस पे बनाया गया एंड जिसके थ्रू नंबर ऑफ रूल्स भी फ्रेम किए गए। एंड यू कैन सी द नेम, और वो एक्ट का नाम क्या है? इट्स डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939। हैव यू सीन द नेम ऑफ द एक्ट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. तो अब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू नंबर ऑफ रूल्स बनाए गए इनिशियली बेटा, एंड उस रूल्स के थ्रू क्या किया गया, जो पूरा सिस्टम था एक्सचेंज का उसको रेगुलेट करने की बात, उसको कंट्रोल करने की बात रखी गई। बट ये जो रूल्स थे बेटा, ये जितने भी नॉर्म्स बनाए गए, क्या परमानेंट बेसिस पे बनाए गए, टेम्परेरी बेसिस पे? Temporary. इट्स ए टेम्परेरी बेसिस। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो स्टार्ट हुआ बेटा वो 1939 में एक ट्रायल एंड टेस्टेड बेसिस पे ये रखा गया कि चलो हम एक बार टेम्परेरी बेसिस की बात करते हैं। एंड 1939 एक कॉमन सी बात बताओ, एट दैट टाइम क्या इंडिया को इंडिपेंडेंसी मिल गई थी बेटा उस टाइम पे? No, sir. आंसर इज नो। तो इसका मतलब है इसके रिगार्डिंग जो नॉर्म्स होंगे बेटा, डेफिनेटली वो जो ब्रिटिशर्स होंगे उन्होंने ही फ्रेम किया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. उसके बाद फाइनली इंडिपेंडेंसी की बात की हम लोगों ने बेटा, एंड उसके बाद एक परमानेंट ये समझ में आया कि टेम्परेरी बेसिस पे जो लॉ है वो एक्चुअली इफेक्टिव नहीं है, वो बेसिकली प्रॉपर वे में हम लोग उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो जो टेम्परेरी वाला लॉ है उसको क्या चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली इंडिया में ये रियलाइज हो गया कि जो स्पेसिफिक फॉरेन एक्सचेंज का जो क्राइसिस है बेटा वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं है, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे दैट इज ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, टेम्परेरी बेसिस पे बनाया गया। लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये रियलाइज हुआ कि इंडिया में एक्चुअली क्राइसिस है बहुत ज्यादा, और वो किस चीज की क्राइसिस की बात करते हैं बेटा? इट्स फॉरेन एक्सचेंज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. एंड फॉरेन एक्सचेंज की दी कमी है बेटा, क्योंकि आज के टाइम में आप सबको पता होना चाहिए हर एक एक इकोनॉमी के लिए, हर एक एक कंट्री के लिए बेटा, ये बताओ क्या उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नहीं करता है? करता है सर। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एंड फॉर दैट पर्पस व्हाट वी कैन डू, वी नीड टू अरेंज द फॉरेन एक्सचेंज, एंड फॉर द पर्पस वी कैन सी द व्हाट, even government of India, then foreign exchange reserve is mandatory or not? Yes, sir. तो अब यहाँ पे बेसिकली ये प्रॉब्लम थी, फॉरेन स्पेसिफिक एक्सचेंज का जो था बेटा वो क्राइसिस रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए दिखना शुरू हो गया। तो अब ये बताओ इंडिया से यदि सारे फॉरेन एक्सचेंज चले जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज एज इट इज यहाँ से खत्म हो जाएगा, सो डोंट यू थिंक इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? Yes, sir. और ऐसा ही कुछ इंडिपेंडेंसी के बाद हुआ बेटा, एंड इमीडिएटली एक लॉ बना दिया गया कि जैसे इंडिपेंडेंसी हुआ उसके बाद एक स्पेसिफिक लॉ बनाया गया, एंड यू कैन सी द नेम ऑफ द एक्ट। एंड व्हाट वाज द नेम? एक्ट का नाम क्या रखा गया था? इट्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और इसमें जनरली आपको पता है खासकर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, बैरियर लगाया गया, एंड बैरियर किस चीज के रिगार्डिंग? कि जो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में बेटा वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, वो किसी भी मैनर में कोई भी इंडिया से आगे कैरी ऑन नहीं कर सकता है, एंड किसी भी पर्सन के पास इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज है तो वो सब कुछ सरेंडर करना पड़ेगा। ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. लेकिन इनिशियली जो लॉ बनाया गया बेटा दिस इज अगेन फॉर परमानेंट या फिर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम? Certain period. एग्जैक्टली। बट स्टिल वो जो 10 years का जो नॉर्म्स था बेटा, डू यू रियली थिंक कि स्पेसिफिकली यहाँ पे उससे जो फॉरेन एक्सचेंज की जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो कंस्ट्रेंट था, जो क्राइसिस था वो खत्म हो गया या फिर स्टिल वो कंटिन्यू है बेटा? Still continue. एग्जैक्टली।
एंड आपको पता है ये कंटिन्यूटी जो है एक बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहा था। एंड इसी को रेगुलेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिकली ये डिसाइड हुआ कि हमें परमानेंट नेचर का लॉ चाहिए होगा। तो पहले एक टेम्परेरी रूल्स के बेसिस पे, फिर एक 10 साल का नॉर्म से बनाया गया, बट 10 इयर्स में भी रियलाइज हुआ कि अभी भी वो अगेन परसिस्टेंट है, अभी भी वो फॉरेन एक्सचेंज जो कंस्ट्रेंट है बेटा, जो हडल है, जो क्राइसिस है, वो कंटिन्यूटी में है। सो डोंट यू थिंक इसको खत्म करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? यस और नो? Yes, sir. तो इसको खत्म करने के लिए 1956 में स्पेसिफिकली फेमा को टेम्परेरी से क्या बना दिया गया बेटा? Permanent. परमानेंट स्टैट्यूट का पार्ट बना गया है। यहाँ पे स्टैट्यूट बुक इज नथिंग, इट्स बेसिकली द नंबर ऑफ लॉज, एंड वो नंबर ऑफ लॉज में एक परमानेंट लॉ और ऐड हो गया बेटा। एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द एक्ट? इट्स अ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। एंड ये डिसाइड कब हुआ? 1957। बट कैन यू इमेजिन, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप सबको पता है लॉ जो होता है बेटा वो कैरी ऑन होता है, फिर वो अगेन इरेलेवेंट हो जाता है हमारे लिए। Irrelevant. इट्स ऑलवेज इरेलेवेंट। सो डोंट यू थिंक एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद लॉ को क्या करना पड़ेगा? अगेन वी नीड टू अमेंड इट और नॉट? Yes, sir. देखो पहले जनरली क्या होता है, छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स आते हैं बेटा, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये लगता है कि अब वो छोटे छोटे से अमेंडमेंट सक्सेसफुल नहीं है, एंड इसीलिए हमें पूरा एक्ट ही क्या करना पड़ेगा? Replace. रिप्लेस। सबको मेरी वॉइस ऑडिबल है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो अब फाइनली स्पेसिफिकली 1957 में उसको परमानेंट तो कर दिया गया, लेकिन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की वजह से वो लॉ एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगेन इररिलेवेंट दिखना शुरू हो गया। एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव था कि फॉरेन एक्सचेंज की जो क्राइसिस है उसको संभव कहने की मिनिमाइज किया जाए, अगेन वो अचीव नहीं हो पाया। एंड एट द एंड ये रियलाइज हुआ कि जो 1957 का लॉ है बेटा, अगेन हमें उसको क्या करना पड़ेगा? अगेन उसको अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट है, उसको मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है, एंड अगेन हमें उसको रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट है। एंड फाइनली रिप्लेस करके एक स्पेसिफिक एक्ट वापस से उसी नेम से रखा गया, बट अभी सिर्फ ईयर चेंज हो गया। एंड अब वो कौन सा ईयर आ गया बेटा? 1973. 1970. तो 1939 से स्टार्ट हुआ प्रोसेस, एंड वो प्रॉपर वे में जाके 1973 में आके जाके क्या हो गया बेटा? स्टॉप हो गया। एंड 1973 में स्पेसिफिकली जो सभी हम लोग जानते हैं बेटा, इससे पहले कोई भी एक्ट के रिगार्डिंग बहुत लोगों को कम पता होता है बेटा, लेकिन प्रॉपर जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया था वो 1939 से हो गया था, लेकिन उस प्रोसेस पे फाइनली एक स्टॉप पॉइंट आया, एंड वो कब? 1973 में। तो इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली एट दैट टाइम एक स्पेसिफिक एक पर्पसफुल लॉ बना, एंड वो 1973 में फुल स्टॉप हो गया, और ये बोला गया अब ये आगे हमारे लिए लॉ क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. लेकिन फिर अगेन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बहुत बड़ा क्या किया, ये एक इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, एंड अगेन फिर ये लॉ क्या नजर आया? इररिलेवेंट। बट उस पे आएंगे अभी, बट यहां तक समझ में आ गया बेटा पहले आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये 1973 में बन के रेडी तो हो गया, लेकिन ये इफेक्टिव कब से हुआ बेटा? एक जनवरी एग्जैक्टली, क्योंकि इन बिटवीन कुछ रूल्स और कुछ रेगुलेशंस बनाने की भी रिक्वायरमेंट थी बेटा, तो उसको बनाने में भी टाइम लगा। तो फाइनली वो सब कुछ फ्रेम होने के बाद देन 1 Jan 1974 से ये एक्ट क्या बन गया बेटा? इफेक्टिव फॉर ऑल ऑफ अस। एंड ये एक्ट उस टाइम पीरियड पे एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्ट माना गया फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग। एंड जितने भी अभी एंट्री हम लोगों ने पढ़े, सबके सब यहां से ही क्या हो गए बेटा? गवर्न हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अब Yes, sir. 1973 का जो लॉ था बेटा, उसमें क्या लगाया गया? रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इंपोज किया गया, एंड यू कैन सी दैट इंपोज अ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। तो अब यहां पे जो टफ प्रोविजन है, स्ट्रिक्टली वो जो रखा गया है, तो वो स्ट्रिक्टली किसके लिए रखा गया? नंबर 1, व्हाट अबाउट द टर्म? सर्टेन काइंड ऑफ Payments. पेमेंट्स के लिए। बट अगेन पेमेंट इन फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज, तो सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेमेंट के लिए लॉ ने क्या कर दिया? स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बना दिए। इसका मतलब उसको यदि आप अवेल करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. देन डीलिंग इन फॉरेन सिक्योरिटीज और फॉरेन एक्सचेंज, तो क्या लोग फॉरेन सिक्योरिटीज और फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकते हैं? नहीं। तो अगेन उसके लिए भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बना दिए गए। थर्ड पार्ट, ट्रांजैक्शंस जो थे बेटा, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज में हो रहा था, अगेन उसके लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए गए। एंड द नेक्स्ट पार्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ जो फॉरेन करेंसी थे बेटा,
अगेन उसके लिए भी क्या कर दिया गया, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बना दिया गया। सो डोंट यू थिंक एक तरह से हमारे लिए क्या कर दिया गया, एक बैरियर नहीं क्रिएट कर दिया गया? यस और नो? Yes, sir. क्योंकि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन का मतलब क्या है, दैट स्ट्रॉन्ग बैरियर एज स्पेसिफिकली imposed by the government of India by way of the what foreign exchange regulation act। एंड ये बैरियर इंपोज करने का मेन मोटिव क्या था सर? जो इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज का जो क्राइसिस है उसको किसी ना किसी मैनर में हम लोग क्या करने वाले हैं, रोकने वाले हैं, उसको कम करने वाले हैं। एंड वो तब होगा जब जो रेगुलर बेसिस पे फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट होते आ रहे हैं उसको हमें रोकना है, जो रेगुलर एक्सचेंज पे फॉरेन एक्सचेंज में डील हो रहा है उसको रोकना है, हमें उसको मिनिमाइज करना है, उसको कंट्रोल करना है। फॉरेन एक्सचेंज में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है अगेन उसको रेगुलेट करना है, उसको मिनिमाइज करना है। एंड जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ करेंसी हो रहा है बेटा अगेन हमें उसको भी रोकना है। अच्छा, व्हाट अबाउट द टर्म एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ द करेंसी? डू यू हैव एनी आइडिया? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ करेंसी क्या होता है? What about the term export or import of the goods? सर बाहर से पैसा लाना, लाइक FDI। Okay. और देन सेकेंड पार्ट, क्या हम लोग यहाँ पे एफडी और ओडीआई के बारे में नहीं बात कर रहे हैं बेटा? सर नहीं, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए है। देखो जब हम लोग एफडीआई की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारे लिए क्या है? इट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट हो गया ना ये तो। एग्जैक्टली। एंड जब हम लोग ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटा यहाँ से बाहर, तो क्या माना जाएगा? एक्सपोर्ट। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ द करेंसी मीन्स व्हाट? इट्स एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। एंड यहाँ से बाहर की बात करें तो उसका मतलब क्या गया? इट्स ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये वो तो आउटसाइड इंडिया यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यू नीड अ करेंसी और नॉट? Sir. एंड इफ एनीवन मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया तो आगे नहीं बताओ इंडियन रुपीज में करेगा फिर डॉलर में करेगा? वो डॉलर में करेगा ना। इट्स अ फॉरेन करेंसी एंड जो प्रायोरिटी है बेटा वो डॉलर की बात करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। So that's why the term is to what? It's import and export of the currency. I hope point clear है यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो किसी को डाउट? साक्षी क्लियर है बेटा यहाँ पे? Yes, sir. नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बना देंगे। तो इसका मतलब ये बताओ फेरा जो है हमारे लिए, क्या उसने हम लोगों को रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया बेटा या फिर उसने रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया? रिस्ट्रिक्शन सर। एग्जैक्टली। Restrictions, तो sir. इसका मतलब है फेरा जो एक्ट रखा गया बेटा ये हमारे लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाया गया है, ये हमारे लिए लिबरल लॉ नहीं है। एंड स्ट्रिक्ट लॉ एक पीरियड ऑफ टाइम तक ही सस्टेन होता है बेटा, एंड उसके बाद यदि कुछ भी चेंज आ गया तो डेफिनेटली आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड आने वाले टाइम में कुछ ऐसा ही हुआ। तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो क्या फेरा में अब क्या किया गया, वन बाय वन अब हम लोग फेरा के मेन पॉइंट की बात करते हैं। एंड किसको यहाँ पे सारे फॉरेन एक्सचेंज रखने की पावर दी गई एंड डील करने की पावर दी गई, वो सब कुछ आने वाला है। FERA was introduced at the time when foreign exchange, it's a forex, reserve were very low. इंडियन इकोनॉमी में जब फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व था आरबीआई जो मेंटेन करती है बेटा, उसके पास वो बहुत कम हो गया। एंड हमारे लिए फॉरेक्स एक अपने आप में क्या बेटा, इट्स ए कमोडिटी, क्योंकि रीजन में whether we have a term export and import, that's again a part of the commodity. Are you getting my point? यस सर। तो जब ये एक्ट बनाया गया एट दैट टाइम हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था बेटा इंडियन गवर्नमेंट के पास वो बहुत ही कम हो चुका था। तो डोंट यू थिंक वो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको इंक्रीज करना बनता नहीं बनता है? यस Yes, सर। sir. अच्छा एक बात बताओ, अभी इसकी बात बाद में करेंगे, ये बताओ अभी कोविड-19 की प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में, यस सर। एंड पिछले आई थिंक 2 या 2.5 महीने से इंडिया में भी लॉकडाउन चल रहा था। यस सर। एंड आपको पता है इस पीरियड ऑफ टाइम में गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू था, इनकम का सोर्स था, वो बंद हो गया था, यस सर। क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे मेजर सोर्स क्या है बेटा, टैक्स। यस और नो? यस तो बताओ टैक्स, जीएसटी और ये सब कुछ बंद हो गया था, नहीं हो गया था? यस सर। Yes, sir. तो अल्टीमेटली बताओ फिर इनको क्या करना पड़ा, इनको इमीडिएटली नंबर ऑफ, आपको पता है अभी रिसेंटली आपने फाइनेंस मिनिस्टर जो इंडिया की है बेटा, एंड उन्होंने बहुत सारे स्पेसिफिक रिफॉर्म किए हैं। आई होप देखा भी होगा आप लोगों ने, सुना भी होगा। एंड रिफॉर्म करने का पर्पस क्या है कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पैसा कलेक्ट हो। यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. तो डोंट यू थिंक सर यदि फॉरेक्स यदि कम हो गया गवर्नमेंट के पास तो अगेन रिफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। Yes, sir. तो रिफॉर्म करके ही क्या रखा गया है, आपका फेरा बनाया गया है। और अभी कोविड-19 में सबसे ज्यादा जो आपको रिफॉर्म किया गया है, आई होप नाम सुना होगा आपने, एमएसएमई सेक्टर, Yes, sir. इट्स माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. एंड उसमें बेटा ड्रास्टिक चेंज आया है, बहुत मेजर चेंज आया है। एंड आई थिंक आप लोगों के एक्ट में सिलेबस में नहीं है ना? है सर, थोड़ा सा पार्ट है सेटिंग अप में। बहुत ही माइनर होगा, इतना डिटेल नहीं होगा। यस सर। लेकिन अभी थोड़ा उसमें सा है, yes. ड्रास्टिक चेंज आया एमएसएमई में, क्योंकि उसमें जो डेफिनेशन थी ना लिमिट किसको, माइक्रो स्मॉल मीडियम, वो डेफिनेशन भी चेंज किया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो वैसे ही बेटा जब इंडियन गवर्नमेंट का पूरा जो फॉरेन रिजर्व का पार्ट था वो जब कम होना शुरू हुआ तो अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट। तो फाइनली इस एक्ट को उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है सो उसको क्या करना पड़े, उसको इंक्रीज करने की बात करते हैं। एंड हाउ वी कैन इंक्रीज, तो इंक्रीज करने के लिए फेरा में प्रोविजन लाया गया। एंड वो फेरा में क्या रखा गया, दैट प्रिजम्पशन ओवर देयर, और वो प्रिजम्पशन क्या रखा गया, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है बेटा, और वो किसने अर्न किया है, इंडियन रेजिडेंट ने, वो आज के बाद वो किसका माना जाएगा, Government of India. एंड या तो आप क्या करो खुद आके दे दो या फिर आपसे कलेक्ट और या फिर सरेंडर करने की बात रखी गई। और वो सरेंडर किसको करना है, RBI. तो इसका मतलब है जो फॉरेन रिजर्व था बेटा वो स्कैर्सिटी वो कम हो गया था। तो फाइनली फेरा ने क्या किया कि ये एक प्रिजम्पशन लगा दी, एक स्पेसिफिक अपने आप में डीम टू भी मान लिया कि किसी भी इंडियन रेजिडेंट ने यदि राइटफुली कोई भी किसी भी मैनर में फॉरेन एक्सचेंज यदि क्या कर रखा, अर्न कर रखा है, तो वो उस पर्सन का फॉरेन एक्सचेंज नहीं माना जाएगा, वो पर्सन का 100% कंसिडर नहीं करेंगे। आज से वो 100% एब्सोल्युटली किसका मान जाएगा, इट्स गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. एंड ये पूरा रिजर्व एक्चुअली गवर्नमेंट के बिहाफ पे मेंटेन कौन करता है, तो RBI. आज के बाद उसको कलेक्ट करने की बात, एंड फिर जो लोग सरेंडर करने आएंगे तो डेफिनेटली उसको सरेंडर करने के बाद अपने पास होल्ड करने की जो एब्सोल्यूट पावर है वो किसको दे दिया गया। RBI. तो डोंट यू थिंक इंडियन रेजिडेंट के लिए आपने क्या किया, एक अपने आप में एक बैरियर क्रिएट कर दिया, अक्सर जो पैसा हमने मेहनत करके कमाया है फॉरेन एक्सचेंज, और आप कह रहे हो वो हमारा है ही नहीं, यस और नो? Yes, sir. Yes, So sir. it's a favorable act, or again it's against the, you can say, the number of benefit has given to the Indian resident. Against him. तो ये फेवरेबल माना जाएगा, ये फिर अगेन अनफेवरेबल है बेटा ये। Unfavorable, sir. एग्जैक्टली हाँ, लेकिन एट दैट टाइम जब इंडियन गवर्नमेंट के पास वो रिजर्व नहीं थे बेटा, ये बताओ क्या इंडियन इकोनॉमी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फेवरेबल था, नहीं था? Yes, sir. एग्जैक्टली तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो तो वो फेवरेबल था। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया ने पूरा एक बैरियर यहाँ पे क्रिएट कर दिया एंड बोला इस बैरियर में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज हैं वो सब के सब किसका बिलोंग होगा, किसका माना जाएगा, गवर्नमेंट का। एंड वो सारे के सारे सरेंडर करने पड़ेंगे या फिर आपसे कलेक्ट करने वाले एक अथॉरिटी है जिसका नाम क्या रखा गया बेटा, इट्स आरबीआई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये बताओ जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं बचेंगे बेटा तो क्या हम लोग अब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? No, sir. No, sir. क्योंकि सारा पैसा तो हमने किसको दे दिया, अपना फॉरेन एक्सचेंज। RBI. एग्जैक्टली तो वी डोंट हैव एनी मनी, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज में अब कोई अमाउंट नहीं बचा, तो इसका मतलब हम लोग कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सेट्रा जो भी टर्म है वो हम लोग कैरी ऑन नहीं कर सकते, यस और नो? Yes, sir. और उसके बाद जितने भी मेजर ट्रांजैक्शंस थे बेटा वो सब के सब क्या कर दिए गए, Prohibited. एंड बोला गया आज के बाद उन सभी ट्रांजैक्शन को करना है तो डेफिनेटली क्या लिखा है, प्राइमरीली प्रोहिबिटेड ऑल द ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड बाय। RBI. इसका मतलब है इन सभी ट्रांजैक्शन के आप सीधा आपको किससे परमिशन लेना पड़ेगा, RBI. आइदर आरबीआई और सीजी। तो सीजी की बात कर रहे हैं तो कुछ ट्रांजैक्शन जो आरबीआई ने परमिट कर रखा है उसको हटा देते हैं, जो परमिटेड नहीं है बेटा, जो अभी तक हम लोग फ्रीली कैरी ऑन कर रहे थे अब उसके लिए नो डाउट प्रोहिबिशन लगा दिया गया एंड अब वो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता है, एंड उसको करना है देन वी हैव टू गेट द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. तो अगेन ये भी एक बैरियर क्रिएट हो गया कि अभी सर जो हमारे पास पैसा था, जो हमारा था, जो हमने कमाए थे, जो हमने अर्न किया था वो सब आपने छीन लिया। उसके बाद आपने ये भी बोल दिया कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन
बिना गवर्नमेंट की परमिशन से नहीं कर सकते हो, एंड वैसे ही कुछ ट्रांजैक्शन आरबीआई के बिना हम लोग कैरी ऑन नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब है लॉजिकली देखा जाए तो फॉरेन डीलिंग एब्सोल्युटली बंद कर दिया, नहीं कर दिया इन्होंने। यस सर। Yes, sir. एंड ये बताओ फॉरेन डीलिंग पे हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मॉनिटरिंग और कंट्रोल किसका होने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट। It's a government, and sometime that can also be of RBI. Are you getting my point? Yes or no? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट, तो अब ये बताओ क्या वो रिस्ट्रिक्शन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक एक्सेप्टेबल था? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ये लगा गवर्नमेंट को कि चलो एक काम करते हैं, पैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया। जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर आई थिंक कुछ केयर फंड बनाया गया था अभी, Yes, sir. एंड आई थिंक उसमें लोगों ने बहुत पैसे जमा करवाए, एंड उसमें से Yes. इट्स अराउंड मोर देन 3000 करोड़ का जो अमाउंट था वो गवर्नमेंट ने क्या किया, एज सच यू कैन से दी व्हाट, इकोनॉमी को और हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसा भी दी। लेकिन ये बताओ क्या आपको लगता है कि सर ये जो फंड है, ये जो केयर फंड बनाया गया है, क्या ये अपने आप में एक लिमिटेशन है ही नहीं है? यस सर। क्योंकि इसमें पैसा एक लिमिट तक तो रहेगा बेटा, यस और नो? उसके बाद तो खत्म होने में। यस सर। एंड उसके बाद वो पैसा क्या होने वाला है, खत्म तो होना ही है। तो सेम Yes, मैनर में sir. एक बात बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जितने भी फॉरेन करेंसी थे, फॉरेन एक्सचेंज थे बेटा, वो सब के सब क्या कर लिए, यहां से कलेक्ट कर लिए। अब ये बताओ कलेक्ट करने के बाद क्या हमारे पास कोई सोर्स इन्होंने छोड़ा अर्न करने का? ये सब प्रोहिबिट हो गया है। नो सर। No, sir. प्रोहिबिट। तो डोंट यू थिंक सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो एक लिमिटेड अमाउंट तक रहेगा, एंड कंफर्म हो धीरे धीरे करके वो भी खत्म होना शुरू होगा, नहीं होगा? Yes, Yes. sir. Yes, और एक sir. पॉइंट ऑफ टाइम पे आएगा जब गवर्नमेंट के पास भी कुछ फंड नहीं बचेगा। Yes, sir. और यही कुछ हुआ बेटा 1991 तक आते आते, और 1991 में गवर्नमेंट के पास इंडियन इकोनॉमी को चलाने के लिए सिर्फ इतने ही फंड थे कि वो 6 महीने 1 साल तक वो इंडियन इकोनॉमी को प्रॉपर्ली चला सकते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. इतनी बुरी स्थिति, इतनी बुरी प्रॉब्लम हो गई थी बेटा। एंड कैन यू इमेजिन, आई होप नाम सुना होगा आपने वर्ल्ड बैंक का, जहां से हर एक कंट्री को लोन मिलता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, यूएस हो, एनीथिंग कैन बी देयर। एक तो हर कंट्री एक दूसरे को लोन देती है, एंड प्लस यदि किसी बैंक की मैं बात करूं, जैसे हम लोग आरबीआई, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक, इनसे लोन ले सकते हैं, तो वैसे ही गवर्नमेंट भी बेटा लोन ले सकती है। किससे ले सकती है बेटा? इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहां से ये लोन ले सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, तो sir. इवन उस पर्टिकुलर वर्ल्ड बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट को लोन देने से भी डिनाई कर दिया था। कैन यू इमेजिन? इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी। लेकिन 1991 में, एंड हम लोगों को हमेशा थैंकफुल होना पड़ेगा बेटा, जब तक हम लोग एग्जिस्टेंस में, एंड वो एक ही पर्सन को पूरा क्रेडिट जाता है, नन अदर देन डॉक्टर मनमोहन सिंह। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, Yes, sir. 1991 में इंडियन इकोनॉमी को उन्होंने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट या फिर लिबरलाइज्ड, लिबरलाइज। और Liberalized. इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया उन्होंने बेटा। एंड ओपन करने का मतलब क्या है? ओपन करने का मतलब है कि अब इंडियन कोई भी इंडिया से बाहर जाके बिजनेस कर सकते हैं, एंड बाहर से कोई भी इंडिया में आके बिजनेस कर सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. सो डोंट यू थिंक अब इंडियन को भी, जितने भी इंडियन पर्सन है बेटा, इनको भी अपने आप को एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मौका मिलेगा। सेम मैनर में बाहर जितने भी कंट्रीज में आपके नो डाउट नंबर ऑफ कंपनीज हैं बेटा, नंबर ऑफ पर्संस है, दे कैन आल्सो एंटर इनटू इंडियन मार्केट और नॉट। यस Yes, सर। sir. एंड क्या उससे बताओ इंडियन जितने भी इंडियन पर्सन है, कस्टमर है, क्या उनको भी फायदा होगा, नहीं होगा? होगा. देखो फायदा क्या होता है, फायदा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या होता है, क्या हम लोगों को मार्केट में कंपटीशन क्रिएट मिलेगा, एंड वो कंपटीशन सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ नहीं होगा बेटा, इवन अ कंपटीशन विद अ फॉरेन प्रोडक्ट। यस और नो? Yes, sir. एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन डू, वी कैन गेट द बेस्ट प्रोडक्ट एट इकोनॉमिकल प्राइस और नॉट। Yes, sir. तो ये सिचुएशन और ये प्रोविजन यहां पे रखा गया है। अच्छा, वैसे आज के टाइम में अगेन एक कॉन्सेप्ट रिसेंटली आपने सुना होगा न्यूज में, क्योंकि देखो जब ये मैं एक्ट पढ़ा रहा हूं तो कुछ चीजें हैं न्यूज में आपको सुनना पड़ेगा, एंड डेली बेसिस पे आप न्यूज यदि 1 घंटा भी टाइम निकाल के देखोगे तो इट्स वेल एंड गुड। एंड आई होप अभी स्पेसिफिकली मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि आत्मनिर्भर, इसका मतलब क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट। यस और नो?
जी सर। तो सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि जो बाहर से एफडीआई आ रहा है उसको बंद कर दिया जा रहा है, या फिर ये बोला जा रहा है कि इंडियन जो एंटिटीज हैं, इंडिया में जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, वो इवन आउटसाइड इंडिया अपने गुड्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो किस चीज के रिगार्डिंग बोल रहे हैं? क्या सर हम लोग आज के बाद एफडीआई बंद करने वाले हैं, या फिर जितने भी इंडियंस हैं वो डिपेंडेंट होने वाले इंडियन प्रोडक्ट पे, और इंडियन प्रोडक्ट को हम लोग इस तरीके से इस क्वालिटी का बनाएंगे सो दैट हम उसको आउटसाइड इंडिया भी बेटर वे में क्या कर सकते हैं, कॉम्पीट कर सकते हैं? विच वन? सेकंड। इट्स अ सेकेंड, एग्जैक्टली। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है बेटा कि अब हम लोग एफडीआई बंद कर देंगे, इंडिया से कोई पैसा बाहर नहीं जाएगा, बाहर वाले को इंडिया में नहीं लगाएंगे, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। इंडिया में बेसिकली बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं, ऐसे गुड्स बनाए जाते हैं, कैन यू इमेजिन, जो इंडियन खुद नहीं खरीदते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा एग्जांपल है बेटा, आई थिंक हैंडमेड प्रोडक्ट होते हैं, Yes, sir. एंड आपको Yes, पता है sir. हैंडमेड प्रोडक्ट इंडियंस के लिए लगता है बेकार है, लेकिन वही प्रोडक्ट आउटसाइड इंडिया बहुत एक्सपेंसिव मिलता है बेटा। Yes, sir. यस सर। सो डोंट यू थिंक उसको प्रमोट करना चाहिए? Yes, sir. यस सर। तो यदि उसको हम प्रमोट करेंगे तो बताओ इंडियन इकोनॉमी के लिए फायदा होगा नहीं होगा? Yes, sir. सो दैट्स व्हाई इट्स अ सेल्फ डिपेंडेंट ओवर देयर और नॉट। यस सर। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एफडीआई बंद करने की बात नहीं बोली जा रही बेटा, क्योंकि एफडीआई भी बंद करने की बात होती तो आई होप रिसेंटली आपने सुना होगा रेलवे में भी एफडीआई अलाउ कर रखा है। Yes, sir. वो तो पब्लिक इशू आना बाकी है, एंड 49% रेलवे में भी एफडीआई अलाउ हो चुका है, यस और नो? यस सर। तो यदि एफडीआई बंद ही करना था तो रेलवे में अलाउ क्यों करते? तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जिसमें टाइम टू टाइम एफडीआई और अलाउ किया गया है, और आने वाले टाइम में आपको और नजर आएगा एफडीआई, ये ध्यान रखना। लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि सर हम लोग अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से, इस लेवल पे इतना स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं सो दैट क्या वो बाहर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर सकें, एंड हमें क्या होगा, किसी और पे, किसी कंट्री पे लोन के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, हमें खुद अपने आप में सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। सर। Yes, sir. एग्जैक्टली। हाँ, सो अब ये सारा जो प्रोसेस आज देख रहे हो, आज जितने भी गवर्नमेंट ये सब काम कर रहे हैं बेटा, ये काम करने का जो एक्चुअली ऑप्शन मिला वो 1991 से आया, एंड 1991 में स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आया और इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया। तो एक बात बताओ, जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हो गया बेटा, तो उससे पहले जो फेरा चल रहा था, सो डोंट यू थिंक अब वो फेरा हमारे लिए रिडंडेंट माना जाएगा, इररिलेवेंट माना जाएगा, यस और नो? यस सर। क्योंकि फेरा में ये बताओ लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन। Restriction. और जबकि 1991 में जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आया वो रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। लिबरलाइजेशन। तो इसका मतलब ये बताओ, अब रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए? मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। Management. एंड फाइनली ये डिसाइड हुआ कि दैट देयर शुड बी रिप्लेसमेंट ऑफ द फेरा, एंड फाइनली रिप्लेस करके कौन सा एक्ट आया बेटा? इट्स अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। लेकिन इसको भी आने में टाइम लग गया। देखो 1991 में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आया, तो फेरा में फिर कुछ अमेंडमेंट्स आते गए, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके रियलाइज हो गया कि अभी वो अमेंडमेंट नहीं है, अभी पूरे लॉ को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। और सबसे पहले फेमा का जो बिल रखा गया बेटा लोकसभा में, एंड वो किस डेट पे रखा गया है? यू कैन सी द डेट, इट्स 4th of August 1998। तो अभी 1991 में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आया, उसके बाद फेरा में नंबर ऑफ चेंजेस आए, बट 1998 में रियलाइज हो गया कि सर अब पॉसिबिलिटीज नहीं है उस एक्ट को कैरी ऑन करना, एंड अब हमें एब्सोल्युटली पूरा उस एक्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली द बिल एज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन लोकसभा, एंड वो 4th of August 1998 को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन लोकसभा ने वो पूरा बिल आगे रेफर किसको कर दिया बेटा? स्टैंडिंग कमिटी को, जो एक्चुअली फाइनेंस के रिगार्डिंग है। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग अलग स्टैंडिंग कमिटी है बेटा, अलग अलग मैटर में। तो यहाँ पे कौन से मैटर की बात करते हैं? फाइनेंस, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज। तो जो स्टैंडिंग कमिटी है, तो डेफिनेटली जो फाइनेंस रिलेटेड उसको मैटर को क्या कर दिया गया? रेफर कर दिया गया। अच्छा, कमिटी को रेफर करने का मेन मोटिव क्या था? डू हैव एनी आइडिया? फॉर सजेशन, मॉडिफिकेशन। Modifications, sir. एग्जैक्टली, क्या जो एक्चुअली जो बिल बनाया गया है, क्या वो बिल सही है या नहीं, एंड क्या उस बिल में अभी भी कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, और उस बिल में क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट है जिसपे एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए बेटा, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, ध्यान रखना। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, अपना सजेशन और मॉडिफिकेशन के साथ एक रिपोर्ट सबमिट किया बेटा लोकसभा को, एंड वो कब सबमिट किया गया?
23rd of December 1998. Are you getting my point? Yes, sir. तो इसका मतलब bill was presented on 4th and thereafter the report is submitted by the committee and it's on 23rd. Third. But unfortunately हुआ क्या बेटा, 12th जो लोकसभा था जिसमें प्रेजेंट करना था वो लोकसभा इस बिल को बिना पास के क्या हो चुका है, Lapse. लैप्स हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो ये बताओ जब पार्लियामेंट में लोकसभा में ये बिल रखा ही नहीं गया, इसके पहले ही वो डिसॉल्व हो गया, सो डोंट यू थिंक वो बिल भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, Lapsed. लैप्स हो जाता है। ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि जो बिल प्रेजेंट हो गया बेटा लोकसभा में डिस्कशन में गया तो उसकी बात करते हैं, लेकिन जो बिल प्रेजेंट ही नहीं हो पाया वो बिल की बात यदि करें सो दैट विल डेफिनेटली बी लैप्स्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम ऑडिबल फॉर ऑल ऑफ यू, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सौम्या आवाज आ रही है बेटा? आई एम ऑडिबल और नॉट? तो बीच में ब्रेक हो गई थी आवाज। ओके, तभी Yes, मैंने sir, आ रही है। तभी मैंने पूछा, क्योंकि वो मे बी नेटवर्क इश्यूज, तभी क्योंकि वो सामने मेरे स्क्रीन पे लिखा जाता है कि इंटरनेट प्रॉब्लम, तो इसलिए मैंने पूछा कि आवाज आ रही नहीं आ रही है। हाँ बेटा, सबको ऑडिबल है वॉइस मेरी? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, यहां तक कोई डाउट बेटा? यहां तक बैकग्राउंड समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Next. Yes, sir. फाइनली बिल को अगेन प्रेजेंट किया गया बेटा, एंड इट्स ऑन 13th लोकसभा, एंड दैट वाज प्रेजेंटेड ऑन विच डेट? 25th October It's 1999. 25th of October 1999 एंड फाइनली वो पास हो गया बेटा। विंटर, आपको पता है पार्लियामेंट के सेक्शन होते हैं आपके, विंटर होता है, समर होता है, रेनी, इस तरीके से रखा जाता है, यस और नो? Yes, sir. तो जनरली 3 तो होते ही हैं, 3 से ज्यादा हो सकता है, बट 3 का क्राइटेरिया तो रहता है, एक समर होता है, एक विंटर होता है, एक आपका रेनी, तो उसके अलावा बाकी हो सकता है। एंड जो नॉर्मली डेज होते हैं बेटा वो 30 से लेकर इवन 45 डेज तक का सेशन हो सकता है। अरे बेटी में पॉइंट? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना, पार्लियामेंट का ना कोई टाइम नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जब बिल पे डिस्कशन और डिबेट होता है एंड इवन वो 11 या 12 बजे रात तक भी हो सकता है बेटा। एंड रिसेंटली कुछ बिल पे ऐसा हुआ था। देखो एक बात याद रखना, जब आप लॉ पढ़ रहे हैं ना, जितना आप अपडेट रहोगे, जितना आप न्यूज देखते रहेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उतना और अच्छा रहेगा आपको पढ़ना, एंड उससे और भी बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं बेटा, वो क्लेरिफाई हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. तो पार्लियामेंट में फाइनली वो क्या हो गया बेटा, अप्रूव हो गया, लेकिन कहां पे हुआ अभी स्पेसिफिकली जो बात करें, लोकसभा, राज्यसभा और बोथ? Lok Sabha. लोक यहां पे प्रेजेंट लोकसभा में हुआ है बेटा, यू कैन सी, सभा लेकिन स्पेसिफिकली बाद में यहां पे प्रोविजन क्या रखा गया है, दैट इन विंटर सीजन दोनों ही सेक्शन में क्या हो गया बेटा, Pass. पास। तो इसका मतलब है जब विंटर आपका सेक्शन आया लोकसभा का, तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा, तो जब हम लोग लोकसभा की बात करते हैं, राज्यसभा, दोनों में ही अप्रूव हो गया बेटा। अच्छा, इसमें से लोअर हाउस कौन सा है ये सबको पता ही होना चाहिए। इट्स ऑलवेज लोकसभा एंड देन वी हैव राज्यसभा। तो लोकसभा में अप्रूव होने के बाद देन कहां पे अप्रूवल लेना पड़ता है, Rajya Sabha. एंड दोनों में अप्रूवल के बाद नेक्स्ट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज मैंडेटरी, एंड दैट वाज गिवन ऑन व्हाट, इट्स 29th ऑफ दिसंबर ओवर देयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. लेकिन इस लॉ को पूरा कंप्लीट फ्रेम करने में एंड कुछ स्पेसिफिक टर्म को ऐड ऑन करते करते, रूल्स रेगुलेशन बनाते बनाते कुछ नंबर ऑफ टाइम लग गया बेटा, एंड इफेक्टिव डेट क्या रखा गया, 1st June. तो 29th दिसंबर को ये एक्ट अप्रूव हो गया था, प्रेसिडेंट ने परमिशन दे दिया, लेकिन इस एक्ट की जो कमेंसमेंट है बेटा, इफेक्टिव डेट, वो कब से हुआ, ऑन और आफ्टर 1st June 2000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes. लेकिन एक्ट के साथ जो ईयर आता है वो हमेशा कौन सा आता है, इट्स 1999। बट व्हाई? क्योंकि एक्ट तो बेटा पार्लियामेंट में और प्रेसिडेंट ने दोनों ने ही 99 में अप्रूवल दिया नहीं दिया, Yes, sir. लेकिन इफेक्टिव कब से हुआ ये ध्यान हमेशा रखना, ये डिफरेंट डेट है। आई होप यहां पे प्रोविजन क्लियर आप लोगों को। Yes. Yes. एनीवन हैविंग अ डाउट? No, sir. चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं बेटा। नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रोविजन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो अगले प्रोविजन में यहां पे आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट, सो इट्स इफेक्टिव फ्रॉम जून,
एंड रिप्लेसमेंट ऑफ, और रिप्लेसमेंट को एक और नाम देते हैं बेटा रिपील. तो आइदर यू कैन से रिपील एंड रिप्लेसमेंट वन एंड सेम थिंग बाय द न्यू एक्ट एंड इट्स फ्रॉम जून 2000 ऑनवर्ड्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. अब हम लोग इस चैप्टर में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं बेटा, जो बेसिकली इस एक्ट के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन सी इट्स स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बेटा प्लीज आप किसी के बैकग्राउंड से बार बार वो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, उसको ठीक करो आप. हाँ, सो व्हाट अबाउट द टर्म स्कोप? स्कोप क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया? Anyone can tell me the scope? एप्लीकेबिलिटी. ये देखो स्कोप यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी लिखा हुआ है, तो स्कोप एप्लीकेबिलिटी कैसे हो जाएगा नलायक? और वो जितना रेलेवेंट है जहाँ तक. ओके, जहां तक रेलेवेंट है. बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव. एंड लिखा और है, और ऑब्जेक्टिव. तो इसका मतलब है स्कोप इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ दिस एक्ट. प्रीएम्बल. और हर एक्ट में यदि उसका ऑब्जेक्टिव मेंशन्ड है बेटा, तो ध्यान रखना वो ऑब्जेक्टिव हमेशा कहाँ रखा जाता है? प्रेम. प्रेम्बल. इट्स ए बिगिनिंग ऑफ द एक्ट एंड आपको ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रेम्बल में मिलेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. तो प्रेम्बल में अगेन फेमा का ऑब्जेक्टिव रखा गया बेटा, एंड फेमा का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो स्पेसिफिकली यू कैन से द ऑब्जेक्टिव, एंड ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें सिंपल लिखा हुआ है पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू व्हाट? कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज. तो इसका मतलब है जितने भी लॉज हैं बेटा उन सबको कंसोलिडेट करके एक कॉमन लॉ बना दिया गया. एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द एक्ट? इट्स फेमा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. एंड टाइम टू टाइम अमेंडमेंट कैन बी देयर और नॉट. यस सर. तो ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव इसको सभी एक्ट को कंसोलिडेट और अमेंड करने का पर्पस क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव फैसिलिटेटिंग द व्हाट? एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट. तो वेदर वी हैव अ फैसिलिटी as provided by the government of India and regarding the what? Trading activity and payment regarding the trading activity or not? यस सर. तो बेटा जो अभी तक रिस्ट्रिक्शन था, जो प्रोहिबिशन था, तो ये बताओ क्या यहाँ पे उसको फैसिलिटेट मतलब उसको अलाउ कर दिया कि नहीं कर दिया गया? यस सर. दूसरा पॉइंट, क्या ये एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे अलाउ किया गया, फिर इसको प्रमोट रेगुलर बेसिस पे करना है बेटा? रेगुलर बेस सर. बट जो प्रमोशन होगा दैट शुड ऑलवेज बी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लॉ. तो दैट्स व्हाई वी हैव अ टर्म प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. सो व्हाट वी हैव टू डू एज पर द फेमा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? कि पूरे इंडियन मार्केट में हमें क्या करना है? फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग हमें प्रमोशन भी करना है, मेंटेनेंस भी उसको करना है. तो इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने रिजर्व भी मेंटेन करने, एंड साथ ही साथ स्पेसिफिकली हर एक पर्सन को किस तरीके से आगे फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है उसको प्रमोट भी करना इंपॉर्टेंट है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर. Yes, sir. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो फेमा बनाने का पर्पस था. एंड डोंट यू थिंक कि सर यही चीज यही फेरा में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था? क्योंकि फेरा में बताओ प्रमोट करने की बात बोलेगी थी, डेवलप करने की बात बोलेगी थी, प्रोहिबिशन लगाने की? प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन. तो वहां पे प्रोहिबिशन था, बट 1991 में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आया, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिफॉर्म देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू अमेंड द पर्टिकुलर एक्ट, एंड दैट्स व्हाई रिप्लेसमेंट ऑफ द एक्ट, एंड फेमा में उसको अलाउ कर दिया गया. तो अब यहाँ पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है बेटा, अब यहाँ पे मैनेजमेंट है. इसका मतलब है एक्टिविटीज जो अभी तक प्रोहिबिटेड थे उसको प्रॉपर वे में करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए हमें अलाउ भी किया गया, एंड कैसे उसको डेवलप किया जाए एंड कैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंडिया में मेंटेन किया जाएगा, उन सब के रिगार्डिंग फेमा में नॉर्म्स रखा गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. यस सर. नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी पे आते हैं बेटा. अगेन इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एप्लीकेबिलिटी नंबर 1, नंबर 2 एंड 3. देखो एप्लीकेबिलिटी हम लोग नॉर्मली हमेशा ये पढ़ते हैं कि सर कोई भी एक्ट इंडियन जो जुरिस्डिक्शन है उसमें तो अप्लाई होगा ही होगा. अभी तक हमेशा ये पढ़ते हैं दैट होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. अब लेकिन हमेशा एक्सक्लूडिंग नहीं होगा बेटा, इंक्लूडिंग होने वाला है. क्यों होने वाला है? क्योंकि आर्टिकल 370 अबॉलिश हो चुका है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर. तो जब ये अबॉलिश नहीं भी हुआ था बेटा,
तब भी फेमा क्या जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग था या नहीं था? था सर, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, इट्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इंडिया, सो दिस ऑलवेज इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जब भी साइलेंट वाला टर्म हो बेटा तो उसको इंक्लूडिंग मान के चलना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट, टेल मी द इंटरप्रिटेशन। सर जो भी ब्रांच है, ऑफिस है और एजेंसी है आउटसाइड इंडिया में, लेकिन वो कंट्रोल है इंडियन रेजिडेंट से, तो वो भी इसमें एप्लीकेबल, मतलब फॉरेन फेमा उस पे भी एप्लीकेबल होगा। ओके, और कोई ओपिनियन बेटा? आई एम नॉट गेटिंग रिप्लाई फ्रॉम द दिसंबर अटेम्प्ट। अभी जून वाले सिर्फ बोल रहे, दिसंबर वाले कहां सो गए आज क्या? नहीं सर सेम था पॉइंट, Sir, इसलिए बोला same. ही। यस सर। सेम। यस सर। तो इसका मतलब क्या है सर, जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी ऑफिसेस हैं और जितने भी एजेंसीज हैं, बट कहां पे बेटा? आउटसाइड इंडिया। बट दैट ब्रांच, ऑफिस और एजेंसी ओन्ड और कंट्रोल बाय द पर्सन रेजिडेंट इन। India. तो इसका मतलब है आगे जाके हम लोगों को एक डेफिनेशन भी पढ़ना पड़ेगा, और वो क्या आएगा? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। Resident in India. वैसे तो आप लोगों ने पर्सन रेजिडेंट इंडिया के बारे में सुना भी होगा, यस सर। क्योंकि एक होता है बेटा इंडियन नेशनल की बात करते हैं, इंडियन सिटीजन, और एक होता है पर्सन रेजिडेंट। एक बात बताओ, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में क्या हमेशा जो इंडियन सिटीजन है वही आएगा या फॉरेन सिटीजन भी आ सकता है बेटा? फॉरेन सिटीजन भी हो सकते हैं सर। बोथ कैन बी देयर, क्योंकि जो सिटीजनशिप है बेटा उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट अलग है, एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट हर साल देखा जाता है, ये ध्यान रखना। यस और नो? यस Yes, सर। sir. वैसे जनरल पार्ट में रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट बेसिक क्या है? 182 डेज। इट्स 182 डेज प्रीसीडिंग ईयर में यदि इंडिया में है तो उसको रेजिडेंट इन इंडिया माना जाता है। यस और नो? Yes, sir. एंड ये प्रोविजन इनकम टैक्स में रखा गया, रेजिडेंशियल स्टेटस जब आप पढ़ते हो वहां पे। यस सर। हाँ, बाकी और डिटेल पे मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वहां पे और भी टर्म्स है, वहां पे और भी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, देन नॉन रेजिडेंट। इट्स अ डिफरेंट पार्ट, मेरा वो काम नहीं है, वो इनकम टैक्स में आपको डेफिनेटली सर पढ़ाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी ब्रांचेस हैं बेटा, जितने भी ऑफिसेस हैं, जितने भी एजेंसीज हैं, लेकिन वो कहां पे? आउटसाइड इंडिया, बट रेगुलेट और कंट्रोल कहां से हो रहा है बेटा? इंडिया से। तो एक बात, इंडियन पर्सन के थ्रू, तो कंफर्म हो गया कि सर आज से वो पर्सन रेजिडेंट इंडिया जो है, बिकॉज ऑफ कंट्रोल एंड यू कैन से द ओन्ड ओवर देयर, आज से फेमा उन सभी ब्रांच पे, ऑफिसेस पे और एजेंसी पे भी अप्लाई हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो नॉर्मली हम लोग इस एक्ट में जनरली ये एप्लीकेबिलिटी देख रहे थे हर जगह पे, एक नया एप्लीकेबिलिटी ये ध्यान रखना, एंड इसीलिए बड़ा एक रेलेवेंट पार्ट है अपने आप में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, टेल मी द इंटरप्रिटेशन। सर ये जिस चीज पर एक्ट अप्लाई हो रहा है आउटसाइड इंडिया, तो फिर अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन करता है तो ये तब भी एक्ट अप्लाई होगा। ओके, तो इसका मतलब है कि एक तो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल हुआ, एंड एक ये ब्रांचेस और ऑफिसर और एजेंसी पे हुआ। यस और नो? यस सर। तो यहां पे क्या लिखा है? एक्ट ऑल्सो अप्लाइज टू एनी कॉन्ट्रवेंशन देयर अंडर। देयर अंडर का मतलब है एक्ट का जो कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है बेटा, एक्ट में जो कॉन्ट्रवेंशन हो रहा है, बट वो कॉन्ट्रवेंशन कहां पे हुआ है? आउटसाइड इंडिया। बट दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रवेंशन बाय एनी पर्सन टू होम दिस एक्ट अप्लाइज। तो जिसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई हुआ बेटा, वो चाहे कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में कॉन्ट्रवेंशन करे, तो ये बताओ क्या फेमा के अकॉर्डिंगली वो पनिशेबल होगा नहीं होगा? यस सर। होगा सर। एग्जैक्टली। सो इसका मतलब है पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द फेमा, इफ द पर्सन कमिटेड एन ऑफेंस एट एनी प्लेस बट दैट पर्सन स्पेसिफिकली फॉल अंडर फेमा, तो उसके ऊपर यदि फेमा अप्लाई हो रहा है तो 100% उसकी लायबिलिटी होगी बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मेरी वॉइस ऑडिबल, आवाज ऑडिबल है सबके लिए बेटा? यस सर। एंड मे बी किसी के लिए डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज थोड़ा सा नेट अपना चेक कर लेना, क्योंकि बाकी रिमेनिंग के लिए ऑडिबल है ना। यस सर। तो Yes, फर्स्ट, sir. सेकंड एंड थर्ड, खास करके सेकंड एंड थर्ड पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को?
Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, sir. आज Yes, से sir. इट्स एप्लीकेबिलिटी जुरिस्डिक्शन वाइज, इट्स एप्लीकेबिलिटी ब्रांच ऑफिस एक्सेट्रा वाइज, एंड नेक्स्ट कॉन्ट्रावेंशन ओवर देयर. गॉट इट? Yes, sir. नेक्स्ट, Sir. टेल मी इंटरप्रिटेशन पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड. Now it's strict provision or liberalized. Liberalize. However, in certain extraordinary situation, the CG having a power to suspend the operation of any provision of the or all the provision of FEMA in public interest or not. Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब क्या है कि सर नॉर्मली इस एक्ट में हमें क्या दिया गया है, लिबरलाइजेशन. बट यदि पब्लिक के इंटरेस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में लगा कि सर जो सिचुएशन इंडिया में हो रहा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर का है, तो ये बताओ क्या इमीडिएटली द सीजी हैविंग अ पावर टू सस्पेंड द एक्ट फॉर अ टाइम बीइंग और एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट फॉर अ टाइम बीइंग और नॉट. Yes, sir. लेकिन एक पॉइंट याद रखना, क्या लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाएगा, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे. Certain period. एग्जैक्टली, क्योंकि सस्पेंशन लाइफ टाइम के लिए आते नहीं बेटा, वो तो कैंसिलेशन हो जाता है. तो सस्पेंशन का मतलब है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे जब तक वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इंडिया में एग्जिस्टेंस में है, एंड समहाउ कहीं ना कहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है पब्लिक को. ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अ पावर टू टेक सच पर्टिकुलर स्टेप. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट द सेकंड टर्म? तो उनके पास वो जो पावर सस्पेंशन लगाई होगी उस पे गवर्नमेंट रिलैक्स भी कर, मतलब कि उस पे थोड़ा उसको लिबरलाइज भी कर सकती है. अच्छा, उसको लिबरलाइज भी कर सकती है. यस, अगर सर गवर्नमेंट ने चाहा तो. इसका मतलब ये है कि यदि किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन लगाया गया बेटा, तो सब्सिक्वेंटली दैट रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन कैन बी लिबरलाइज्ड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या फिर जो रिलैक्सेशन दिया गया उसको सस्पेंड कर दिया जाए. Relaxation. यहाँ पे हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन की बात नहीं कर रहे बेटा, जो रिलैक्सेशन दिया गया था दैट कैन बी सस्पेंडेड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. तो इसका मतलब है इफ एनी पर्टिकुलर प्रायोरिटी which has been given by the government of India for doing any category of the business in accordance with the FEMA, तो subsequently the government of India को लगता है बेटा तो जो रिलैक्सेशन अभी तक आपको दिया गया था so that can be withdrawn. Are you getting my point or not? Yes, sir. जैसे इसमें एग्जांपल लेते हैं, आई होप आप लोगों ने स्पेसिफिकली जब बात करते हैं बेटा MSME, सो आपको पता है किसके लिए रिगार्डिंग बहुत सारे रिलैक्सेशन और प्रिविलेज बनाया गया, यस और नो? Yes, sir. So don't you think sir government time to time में जो relaxation और privilege है that can be withdrawn or not? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कंपनीज एक्ट में आपने एक टर्म पढ़ा है OPC, Yes, sir. एंड आपने पढ़ा होगा कि सर OPC को भी अगेन बहुत सारे प्रिविलेज और एग्जाम्पशंस दिए गए हैं, Yes, sir. लेकिन वो विड्रॉ हो सकता है यदि OPC एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ पेड अप कैपिटल या टर्नओवर में फॉल कर जाए, याद है ना? Yes, sir. वो 50 लाख एंड यू कैन से द सर्टेन करोड़ 2 करोड़ और एक्सेट्रा ओवर दिया, यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब है ऐसे ही बेटा फेमा में भी कुछ रिलैक्सेशन एंड कुछ प्रिविलेज की बात करते हैं, बट दैट कैन डेफिनेटली बी विड्रॉन. बट वो विड्रॉन जो रिलैक्सेशन है बेटा वो अगेन किसके रिगार्डिंग बात करेंगे, इट्स ऑल अबाउट द होम, इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. नेक्स्ट, नाउ द स्कीम अंडर फेमा. अब हम लोग स्कीम की बात करते हैं, क्या क्या स्कीम हम लोग यहाँ पे फेमा में वन बाय वन पढ़ने वाले हैं. तो सबसे फर्स्ट जो फेमा डील करता है बेटा वो फॉरेन एक्सचेंज से, एंड फॉरेन एक्सचेंज में सबसे पहले एक ट्रांजेक्शन आपको जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर में, वो नाम क्या ट्रांजेक्शन का बेटा? करंट अकाउंट. ध्यान रखना, ये ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड उसके बाद सेकंड क्या पढ़ेंगे बेटा? Capital account transaction. कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. और इन दोनों में कई बार डिफरेंस भी आता है कि व्हाट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है. जनरली जितने भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है बेटा वो क्या रखा गया है? फ्री. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन बाय वे ऑफ व्हाट? रेगुलेशन और रूल. इट्स रूल्स. तो इसका मतलब है रूल बनाने की पावर किसको दिया गया बेटा? सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. बट वो रूल जो बनाएंगे
वो सीजी रूल सिर्फ किसके रिगार्डिंग बनाने वाले हैं बेटा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। एग्जैक्टली। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या सबके सब परमिटेड है बेटा, या फिर जितना आरबीआई ने अलाउ किया है? RBI एग्जैक्टली। एंड अगेन रेगुलेशन के थ्रू, इसका मतलब रेगुलेशन बनाने की पावर किसकी है बेटा? आरबीआई। एंड वो रेगुलेशन किसके रिगार्डिंग बनाया जाएगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग। तो अब कंक्लूजन क्या निकला? सर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जनरली फ्री है, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोज कर सकती है। बट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फ्री नहीं है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सिर्फ वही अलाउ किया गया जो आरबीआई ने परमिट किया। आरबीआई में पॉइंट? यस सर। हाँ, तो एक में जनरल पार्ट में हम लोग फ्री की बात कर रहे हैं एंड फिर रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, बट एक में हम लोग सीधा बात कर रहे हैं सर वही ट्रांजेक्शन फ्री होगा जिसको आरबीआई अलाउ कर रखा है। तो इसका मतलब रिस्ट्रिक्टेड वाला एलिमेंट साथ में ही आ गया। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, हाँ बेटा। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाना, उसमें वो लिखा है ना जो पॉइंट टू रिमेम्बर में, CG has also been empowered to relax suspension। तो हाँ, सर दोनों चीजें बेटा, देखो सस्पेंशन भी हो सकता है और जो रिलैक्सेशन है दोनों की पावर है सीजी के पास। तो मैंने जो पॉइंट पढ़ा है वो रिलैक्सेशन यदि दिया गया तो उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं, एंड यदि पहले से किसी भी नेचर का आपके ऊपर क्या लगाया गया है सस्पेंशन, तो उसको रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो वाइस वर्सा वाला पार्ट होगा। यस सर। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट समझ के एक साथ आपको कंक्लूजन क्या आना चाहिए कि सर सस्पेंशन कैन बी देयर एंड अगेन रिलैक्सेशन फ्रॉम सस्पेंशन। तो इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन भी इंपोज हो सकता है और उसको रिस्ट्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिलैक्स रिलीज भी कर सकते हैं। ओके तो सर। पॉइंट टू पॉइंट देखो, एक एक वर्ड पूरा स्टेटमेंट यदि हमने पढ़ लिया तो कंक्लूजन, चाहे उसमें मैंने एक नेगेटिव पार्ट पढ़ा है बट ऑटोमेटिकली उसका पॉजिटिव पार्ट आपको पता होना चाहिए। यस सर। अभी स्पून फीडिंग वाला सिस्टम नहीं है ना कि हम एक एक पॉइंट में सर यहाँ पे क्या किस चीज को रखा गया है, वो दोनों ही पॉइंट का कंक्लूजन ही हो रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। चलिए नेक्स्ट आगे पॉइंट पे आते हैं। किसी को कुछ डाउट है बेटा? और एज सच को इस तरीके का कोई पॉइंट और भी है तो आप पूछ लो प्लीज। शैल वी मूव फर्दर? यस सर। नेक्स्ट, Yes, sir. टेल मी द इंटरप्रिटेशन। पॉइंट नंबर दिस वन। इन जनरल जो फेमा में बेटा रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, तो उस रेगुलेटिंग अथॉरिटी के रिगार्डिंग यदि बात करें तो वो हमेशा कौन होने वाला है? आरबीआई। RBI. इट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो द कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट अथॉरिटी रिगार्डिंग द फेमा, तो जनरली हमेशा जो हम लोग बात करेंगे बेटा, इट्स ऑलवेज आरबीआई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. लेकिन आगे क्या लिखा है? सिंस आरबीआई कैन नॉट डायरेक्टली हैंडल द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, तो वेदर आरबीआई कैन डेलीगेट द पावर टू सम अदर पर्सन और नॉट। यस सर। तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट पावर आरबीआई के पास है बेटा, बट आरबीआई ने पावर डेलीगेट किया है, एंड डेलीगेट जिस पर्सन को किया गया बेटा, उस पर्सन को नाम क्या देंगे आज से? ऑथराइज्ड पर्सन। पढ़ेंगे आगे डेफिनेशन आएगा, तो उस पर्सन को नाम दिया जाएगा सिंपल वर्ड, इट्स ऑथराइज्ड पर्सन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। Yes, sir. तो आप ये बताओ, जिस पर्सन को आपने अथॉरिटी डेलीगेट की तो उसको पावर भी दिया जाएगा, साथ में उसकी ड्यूटीज भी होगी नहीं होगी? एंड ये बताओ, जिस पर्सन को आपने वो अथॉरिटी दी बेटा, जो ट्रांजैक्शन करने के लिए आपने अलाउ किया, दैट विल डेफिनेटली बी अगेन ऑलवेज परफॉर्म द टास्क इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई और नॉट? Yes, sir. तो इसका मतलब है यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी आज के बाद देखना आरबीआई हो गया सबसे पहले, एंड उसके नीचे कौन आएगा बेटा? ऑथराइज्ड पर्सन। एंड ऑथराइज्ड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे जाके, ध्यान रखना। एंड ऑथराइज्ड पर्सन को जो भी काम करना है, इट्स ऑलवेज अबाइड बाय द डायरेक्शन व्हिच हैज बीन गिवन बाय द आरबीआई और नॉट? यस सर। So, नेक्स्ट, Yes, sir. टेल मी द सेकंड पॉइंट। सर आरबीआई के पास पावर है वो ऑथराइज पर्सन को एग्जैक्टली, क्योंकि एक कॉमन सी बात बताओ, जब ये बोला गया कि जो भी ऑथराइज्ड पर्सन काम करेगा वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली, तो वो तो डायरेक्शन इशू करने की पावर आरबीआई के पास होगी नहीं होगी? तो अल्टीमेटली सेक्शन 11 में किसकी बात कर रहे हैं सर? डायरेक्शन इशू करने का। लेकिन सेक्शन 10 में हमने किसकी बात की? ऑथराइज्ड पर्सन, एंड उसको कैसे वो डायरेक्शन फॉलो करना है उसके रिगार्डिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस तो Yes, sir. सेक्शन 10 इट्स अ डेलीगेशन ऑफ द पावर and that person perform the task according to the direction, but section 11 deals with the word, it's a direction which is going to be given by the RBI. Are you getting my point? यस सर। और इसके लिए सर्कुलर भी इशू किया जाता है बेटा, and it's circular, you can see the name,
It's authorized person direction circular. Are you getting my point or not? Yes, sir. Yes, देखो sir. अब यदि आपको फेमा रियल लाइफ में हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आपको सिर्फ फेमा एक्ट से काम नहीं चलेगा बेटा। फेमा के साथ रूल्स एंड रेगुलेशन भी पढ़ना है, उसके साथ नंबर ऑफ सर्कुलर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लस नंबर ऑफ नोटिफिकेशन भी पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा जब आप कंप्लीट पढ़ते हैं तो जाके फेमा आपको कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा। तो टाइम टू टाइम इस तरीके से सर्कुलर इशू किया जाता है विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। बट ये सर्कुलर अगेन किसके लिए इशू किया जाएगा? ऑथराइज्ड पर्सन के लिए। आई होप यहां तक प्रोविजन क्लियर है आप लोगों को। Yes, sir. Yes, Now sir. the FEMA also include the provision regarding the what? Number 1, Enforcement, penalties, adjudication and appeal. appeal. Do you have any idea? ये सारे टर्म आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं। Yes, sir. What about the term enforcement? सर अगर कोई रूल या रेगुलेशन इन्फोर्स It's all about the implementation or not? यस The सर enforcement is nothing. It's all about the implementation. That how the provision of the FEMA is going to be implemented. तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक प्रोविजन है। पेनल्टीज, यदि आप कॉन्ट्रावेंशन करते हैं पेनल्टी विल बी देयर और नॉट। यस सर Then definitely the person who is responsible जो पेनलाइज होगा बेटा, जब वो तो उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग कैरी ऑन हो सकता नहीं हो सकता। यस So that's why we have a name. It's adjudication. Are you getting my point? यस सर But if you are not Yes, satisfied with the order of any authority, then we have option of appeal or not. यस सर तो बेटा बेनामी एक्ट पढ़ा था हम लोगों ने, तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी आ रहा है। सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वहां पे आया था तो एडजुडिकेशन के लिए, तो यहाँ पे भी एडजुडिकेशन की बात। सर वहां पे अपील ट्रिब्यूनल की बात की थी अपील के लिए, तो अगेन यहाँ पे भी अपील का कॉन्सेप्ट आगे नहीं आ गया। Yes, sir. तो इसका मतलब है बहुत सारे जो एक्ट आप पढ़ते हैं बेटा, कई टर्म तो ऐसे होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो टर्म बार बार आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली उसको हर जगह आपको क्या करना है, उसको जस्ट अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है, सो दैट इमीडिएटली दूसरा वाला जो एक्ट है वो रिकैप भी हो जाए बेटा। आई होप यहां तक क्लियर है प्रोविजन। यस सर यस सर नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा। फेमा में नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने? 7. एंड इन सभी चैप्टर्स को नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड किया गया बेटा। एंड वी हैव, यू कैन सी हाउ मेनी नंबर ऑफ सेक्शंस? 49. 49. तो वी हैव नंबर ऑफ सेक्शंस एंड जस्ट 49। बहुत ज्यादा नहीं है बेटा, बहुत लिमिटेड है। इतने सेक्शन तो याद हो जाएंगे, आई नो वेरी वेल, यस और नो? यस सर बट बेटा सेक्शन हमारे लिए एक्चुअली रेलेवेंट ही नहीं है। यहाँ पे रेलेवेंट क्या है? Regulation. रूल्स एंड रेगुलेशन Regulation. रेगुलेशंस। एंड रूल्स कौन बनाएगा सीजी एंड रेगुलेशन वाई? RBI. और आई होप अभी कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैपिटल पढ़ा था आपने। Yes, sir. इसका मतलब है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में रूल की बात करेंगे और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में रेगुलेशन रेगुलेशंस। तो सेक्शन जो 49 है बेटा, अब उस सेक्शन का डिवीजन देखो, सिर्फ 12 ऐसे सेक्शन है बेटा जो ऑपरेशनल नेचर का है, जिसमें प्रोविजंस लिखे हुए हैं। इट्स ओनली 12 सेक्शन, जिसमें फेमा के जो प्रोविजंस हैं बेटा कि कैसे उसको आपको इंप्लीमेंट करने वाले, क्या क्या प्रोविजंस है जिसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, सिर्फ ऐसे 12 सेक्शंस हैं। रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ द सेक्शंस बचे बेटा, नंबर 1 किससे डील करता है वो? कॉन्ट्रवेंशन पेनल्टीज, एडजुडिकेशन, अपील, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। नाम सुना है आपने ईडी का? यस सर अभी कौन है ये? सर साक्षी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनी आइडिया? साक्षी? यस सर ये इंडिया के बाहर डील करता है जो भी कॉन्ट्रवेंशंस हुई हैं ओके अभी आई थिंक एक पर्सन का नाम सुना होगा आपने, पी चिदम्बरम Yes, sir. एंड कार्तिक चिदम्बरम का। अभी ये पी चिदम्बरम है कौन भाई? Sir, Congress leader. अच्छा कांग्रेस लीडर। सब लोग एक गड्ढा खोदो, पानी डालो, उसमें कूद मरो। नालायक एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है, इट्स एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, कांग्रेस के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर फॉर अ कांग्रेस। एंड इनके अगेंस्ट ईडी का डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्शन भी हुआ अभी रिसेंटली। अभी रिसेंटली न्यूज सुना था आप लोगों ने? नहीं? हाँ सर एंड उनको जेल भी लेके गए थे, कुछ टाइम तक उनको जेल में भी रखा गया था। हाँ सर अभी सुप्रीम
अभी सुप्रीम कोर्ट से उनको क्या मिला है? उनको बेल मिला है। यस सर। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ा केस है एंड ये केस ईडी हैंडल कर रहा है, बट वो केस है किस चीज का? मनी लॉन्ड्रिंग का। नाम सुना आप लोगों ने? यस सर। और मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ द वन ऑफ द फेमा, क्योंकि फेमा के साथ मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी प्रोविजन है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में कवर होते हैं। एंड फेमा और उन दोनों में एक स्पेसिफिक अथॉरिटी है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं बेटा। तो इंडिया में वन ऑफ द यूनिक अथॉरिटी ओवर देयर, एटलीस्ट इसके रिगार्डिंग पता होना चाहिए। ऐसे ही नाम सुना होगा आपने शरद पवार, जो एनसीपी के चीफ है बेटा। तो अगेन उनके अगेंस्ट भी ईडी कई बार एक्शन ले चुकी है। तो ये जितने भी हवाला ट्रांजैक्शन हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, ये सब के सब ये ईडी रेगुलेट करता है। तो फेमा अगेन फॉरेन एक्सचेंज एलिमेंट, तो उसको रेगुलेट करने का, इसको कंट्रोल करने का एंड कैसे एक्शन लिया जाएगा उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी, एक बॉडी है जिसका नाम क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? सब सो गए? नो सर। एम आई ऑडिबल फॉर ऑल ऑफ यू और नॉट? यस सर। चलिए नेक्स्ट। अभी यहाँ पे पॉइंट समझ में आ गया। तो सेक्शन 49 में से बेटा सिर्फ 12 सेक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग सेक्शंस हैं, जिसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। बाकी रिमेनिंग एस्पेक्ट कॉन्ट्रीवेंशन, पेनल्टीज एक्सेट्रा इससे डील करता है। तो अभी हमारे लिए वो सेक्शंस क्या क्या होगा विल डिस्कस लेटर। अब यहाँ पे चैप्टर वाइज वो रखा गया बेटा। पहले चैप्टर में स्पेसिफिकली 2 सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अच्छा, सेक्शन 1 में क्या लिखा होगा? डू यू हैव एनी आइडिया? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बेटा हर एक्ट में सेक्शन 1 में यही 3 बातें लिखी होती हैं एंड सेक्शन 2 में क्या लिखा होता है? इट्स ऑल अबाउट द डेफिनेशन। देन उसके बाद रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एलिमेंट, वो लिखा हुआ है सेक्शन 3 to 9 में बेटा। देन अभी एक अथॉरिटी के रिगार्डिंग, एक पर्सन के रिगार्डिंग अपने सुना था, व्हाट वाज द नेम? उसके रिगार्डिंग सेक्शन 10 से लेकर 12 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। देन कॉन्ट्रीवेंशन पेनल्टीज सेक्शन 13 एंड 15, 13, 14, 15 सेक्शन याद रखना फेमा में, कोशिश करना याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है बेटा। देन एडजुडिकेशन एंड अपील, इट्स डील्स विद द व्हाट? सेक्शन 16 से लेकर 35 तक है बेटा। देन डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, यू कैन सी इट्स 36 to 38। देन मिसलेनियस, रेस्ट ऑफ द प्रोविजन विल बी देयर। हमारे लिए ये वाले एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि फेमा में यही एलिमेंट सबसे ज्यादा है और एक इस पर्सन का बहुत ज्यादा आपका रूल आने वाला है बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। Yes, sir. तो ये हम लोग अपने सिलेबस के चैप्टर की बात नहीं कर रहे बेटा, ये वो 7 चैप्टर है जो फेमा एक्ट में रखा गया है। सो दीज आर द चैप्टर्स व्हिच इज बेसिकली अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो ओवरऑल सेक्शंस का 2 पार्ट हो गया, यहां से ये पार्ट हो गया ऑपरेशनल पार्ट एंड ये रेस्ट ऑफ द पार्ट यहां पे कवर हो गया बेटा। इफ एनीवन हैविंग अ डाउट देन प्लीज यू कैन आस्क। नेक्स्ट, टेल मी द इंटरप्रिटेशन, पावर टू मेक एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, बताइए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 46 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बेटा रेगुलेशन, रूल बनाने की पावर किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस। तो जितने भी रूल बनाए जाएंगे बेटा वो यहीं से बनाए जाते हैं, समझ में आ गया? यस सर। और क्या इसको सुप्रीम लेजिस्लेचर माना जाएगा बेटा, या फिर इसको सबऑर्डिनेट और डेलीगेटेड माना जाएगा? सबऑर्डिनेट क्योंकि सुप्रीम हमेशा क्या है बेटा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली। तो फेमा जो बनाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये बनाया गया पार्लियामेंट में, फिर यहां से सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन रखा गया है एंड वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो उनको दिया गया क्या बनाने का? रूल बनाने का। फिर आया बेटा आरबीआई, और आरबीआई अगेन दूसरा सबऑर्डिनेट हो गया एंड जिसको क्या बनाने की पावर दी गई? रेगुलेशन। तो 46 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पावर है एंड 47 में आरबीआई के पास पावर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ये ध्यान रखना। तो 46 डील्स विद द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड देन 47 डील्स विद द पावर ऑफ आरबीआई टू फ्रेम द रेगुलेशन। उसके बाद आरबीआई आल्सो हैविंग अ पावर टू इशू द व्हाट? मास्टर डायरेक्शन। इट्स अ मास्टर डायरेक्शन जो पूरे साल के लिए हर साल इशू होता है एंड ये जून एंड जुलाई के आसपास से इशू होता है, ध्यान रखना, जिसको मास्टर सर्कुलर के नाम से ही बोलते हैं। समझ में आ गया?
नेक्स्ट Yes, sir. आगे एफडीआई पॉलिसी इशू करने की बात करें बेटा, तो यू कैन से द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड व्हाट प्रमोशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes. तो जो Yes, एफडीआई sir. पॉलिसी बनाएगा वो पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई नहीं बनाता है बेटा, अलग से एक डिपार्टमेंट है, ये सारी पॉलिसी वो बनाता है। समझ में आ गया? Yes. एंड जब फेमा के रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर आएगा बेटा, अगेन वो पावर किसको रखा गया है? RBI. तो इसका मतलब एक्ट आगे पढ़ने से पहले एटलीस्ट हमें वो अथॉरिटी पता होना चाहिए जो फेमा में डील करते हैं, और वो कैसे कैसे डील करते हैं वो पूरा नॉर्म्स आपको इस चैप्टर में ही रखा गया है। एंड ये चैप्टर आईसीएसआई ने डालने का मेन मोटिव ये था कि सर एक्ट बाद में, पहले एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्ट कैसे इंडिया में आया, एंड किस तरीके से उसमें अथॉरिटी को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो एक अथॉरिटी सबसे पहले पार्लियामेंट, देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देन आरबीआई, देन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ओवर देयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लेकिन यहां पे ये तीनों चीजों का रेफरेंस कम आएगा। सबसे ज्यादा जो रेफरेंस आने वाला है वो किसका आएगा बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशंस का। Regulation. आई होप यहाँ पे पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। Yes, sir. अब स्टार्टिंग में एक दो स्लाइड मैंने मिस किया था, अब वो स्टार्टिंग वाले स्लाइड पे आते हैं, एंड फिर आप लोग बताना है कि वो हम लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा। स्टार्टिंग पेज जो आपके बुक में मिल जाएगा बेटा, तो ये वाला पॉइंट, क्या ये पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया नहीं किया बेटा? Yes, sir. Earlier discuss. ये कहां डिस्कस किया था? डू यू हैव एनी आइडिया? स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पढ़ा था अभी हम लोगों ने। Yes, sir. Objective to facilitating the what external trade and payment, and also what it's promoting the orderly development and maintenance of the foreign exchange market. Yes or no? Yes. तो क्या ये बताओ, क्या ये पूरा यदि बोला जाए इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. और ये ऑब्जेक्टिव किस में लिखा होगा? प्रेम्बल में। गॉट इट? Yes, sir. नेक्स्ट, ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ा, कब ये पास हुआ बेटा? यू कैन सी, Yes, एंड sir. रिप्लेसमेंट ऑफ फेरा ओवर देयर। नेक्स्ट, ये हमने नहीं पढ़ा था, ये अभी पढ़ना है। इसका मतलब क्या है Civil offense. बेटा? फेमा में जितने भी ऑफेंस होने वाले हैं उसको क्रिमिनल नहीं माना जाएगा, उन सबको क्या बोला जाएगा? Civil offense. Civil offense. एग्जैक्टली, ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग एक्ट में क्रिमिनल और सिविल दोनों कवर होते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं कंपनीज एक्ट में अब दोनों कवर होने लग गए, क्योंकि 2013 में दोनों ही कवर किया गया है, बट 1956 में सिर्फ सिविल रखा गया था। बट फेमा में ये बताओ अभी क्रिमिनल आ गए फिर सिविल ऑफेंस माना जाएगा सब। Civil. इट्स अ सिविल एलिमेंट, ये ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट, उसके बाद टेल मी द इंटरप्रिटेशन, ये दोनों पॉइंट, एंड अगेन अभी रेफरेंस आता है मनी लॉन्ड्रिंग का, दोनों का मतलब बताओ यहाँ पे। सर जो न्यू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के जितने भी हमने चेंजेस किए हैं जब हम फेमा लेकर आए थे, तो वो इस हिसाब से करे हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है मतलब वो ग्लोबल लेवल से काफी ज्यादा सिमिलर हो। तो इसका मतलब है कि देयर शुड बी व्हाट कंसिस्टेंसी बिटवीन दी व्हाट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के जो फ्रेमवर्क जो नॉर्म्स होते हैं बेटा, उसके साथ वो कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। यस और नो? यस सर। एंड वो कंसिस्टेंसी रखने का पर्पस क्या है? इट्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और नॉट? यस सर। तो बताओ, क्या अलग अलग कंट्रीज के नॉर्म्स यदि बिल्कुल ही डिफरेंट है और थोड़ा सा भी एलिमेंट एक दूसरे से मैच नहीं करता है, तो बताओ डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेगा नहीं? यस तो सर। इसीलिए एक पूरी बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, जो जिसमें बहुत सारे कंट्रीज के मेंबर हैं, एंड उसने अपने खुद के क्या बना रखे हैं, नॉर्म्स बना रखे हैं। तो जब हम लोग कोई भी एक्ट बनाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एस्पेक्ट के रिगार्डिंग, तो हमें वो नॉर्म्स भी कंसिडर करना पड़ता है। और इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ WTO। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस Yes, sir. तो इसीलिए हमें उसके भी रेजिम्स, उसके भी नॉर्म्स जो है बेटा, उसको हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। एंड हमारा जो लॉ है उसके अगेंस्ट, उसके कॉन्ट्रडिक्टरी में नहीं होना चाहिए, हमेशा उसकी कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। अच्छा, वैसे अभी वर्ल्ड हेल्थ जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें शायद इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है अभी। यस सर। क्या हुआ है? Right, chairman. और डॉक्टर हर्षवर्धन को एक स्पेसिफिक पोजीशन भी मिली है अभी। Chairman. इट्स चेयरमैन ऑफ WHO या फिर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन? Chairman. एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया, ध्यान रखना। और ये रिसेंट का न्यूज है, Yes, sir. ये अभी जस्ट कोविड-19 में ही अभी रिसेंटली ऐसा डिसीजन लिया गया है, क्योंकि इंडिया ने कोविड-19 पे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा सबको कि इन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, इन्होंने अलग तरीके से इन्होंने कोविड-19 को डील किया है।
क्योंकि आई होप आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंट्रीज को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कि मेडिसिन सप्लाई की, यस और नो, Yes, sir. जिसमें यूएस, नेपाल ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थी। एंड प्लस इंडिया में लॉकडाउन आपको पता है बहुत जल्दी कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें रखा गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरीके से इनिशिएटिव्स लिए। तो इसको देखते हुए बोला कि भाई कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट केपेबल है इस चीज को मैनेज करने के लिए, एंड इंडियन गवर्नमेंट को एक इंपॉर्टेंट रोल मिलना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन जो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन है बेटा, हेल्थ मिनिस्टर, उनको वहां पे अपॉइंट किया गया एंड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। गॉट इट? सो चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये बताओ, अपार्ट फ्रॉम द फेमा, तो फेमा के साथ एक और एक्ट यहाँ पे बनाया गया है, एंड व्हाट अबाउट द नेम ऑफ द एक्ट? Prevention of money laundering. एंड ये अगेन ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ध्यान रखना बेटा। व्हाट अबाउट द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग, डू यू हैव एनी आइडिया? तो जो इलीगली हम इकोनॉमी में मनी इंजेक्ट कर देते हैं जो लोग, जिसको हम लीगलाइज कर देते हैं फिर। तो लीगलाइज कर देते हैं। एग्जैक्टली तो इसका मतलब है इट्स कन्वर्जन ऑफ इलीगल मनी इनटू लीगल मनी। तो ये बताओ, यदि आप किसी भी इकोनॉमी में यदि आप इस तरीके से इलीगल मनी को इंजेक्ट करते हैं बेटा, यदि आप लगाते हो, तो ये बताओ डोंट यू थिंक इकोनॉमी के लिए कितना हार्मफुल होगा वो? Yes. तो अभी इसको रोकना इंपॉर्टेंट है ही नहीं है। Yes. सो दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ओवर दी व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग, एंड उसके लिए एक्ट बनाया गया 2000 में। बट अगेन यू कैन सी द नंबर ऑफ ईयर्स, या कुछ ईयर्स के बाद वो इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे नॉर्म्स बनाने थे। उसके बाद हमारे लिए फेमा तो डिटेल है, बट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लिमिटेड है, पूरा डिटेल नहीं है बेटा। समझ में आ गया? Yes. तो ये अगेन ईबीसीएल का पार्ट है, ध्यान रखना। एंड ये मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक पार्ट सी का होगा। Yes, sir. तो ये पार्ट Yes, सी sir. में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट ए में नहीं है बेटा। तो आई होप फेमा का बैकग्राउंड आप लोगों को आज क्लियर है बेटा यहाँ पे। Yes. Yes. तो हाउ द फेमा इज बेसिकली ओवर देयर, कि कैसे वो फ्रेम हुआ एंड क्या क्या उसके नॉर्म्स थे, एंड ऑब्जेक्टिव क्या था फेमा का, कितने सेक्शंस थे, कितने चैप्टर में डिवाइड किया गया, एंड उसमें से कौन कौन से ऑपरेशनल सेक्शंस थे एंड कौन कौन से थे जो रेस्ट ऑफ द सेक्शंस में कवर किया गया था, एंड किसको यहाँ पे पावर दिया गया था। सेक्शन 46 एंड 47 की बात की, एंड वी हैव अथॉरिटी, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड देन सेकंड पार्ट इज आरबीआई। यस और नो? Yes, sir. तो ये हम लोगों ने अभी सिर्फ इसका एक बैकग्राउंड पढ़ा है, एक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ बेटा। तो एक्ट का जो प्रोविजन है वो नेक्स्ट में मैं स्टार्ट करने वाला